Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of February 2021। तो 17 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है एंड साथ ही सीसैट का कोर्स भी स्टार्ट किया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है ना। अभी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, रिवीजन में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट चल रहा है जिसमें कि 20 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी टोटल, एंड सीसैट के 56 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड, है ना। तो टुडे और टुमारो सीसैट की कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सारे वीडियोस पुराने भी मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी भी तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस पार्ट। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, लेफर्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। लेफर कर्व इनमें से किन दोनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? ऑप्शन ए इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, ऑप्शन सी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिस्कल डेफिसिट, या ऑप्शन डी एवरेज टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। इनमें से क्या है लेफर कर्व? क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, या डी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द रूल्स गवर्निंग प्रिविलेज मोशन आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज फाउंड देन एन एमपी कैन मूव अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ ब्रीच। Which of the following statements are correct? One only, two only, both, या none? तो these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आंसर करने की कोशिश जरूर करेगा, ये भी प्रैक्टिस है। और ऑलरेडी हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, रोज मैं मिनी टेस्ट लेता हूँ। 4 मिनी टेस्ट हो चुके हैं। आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, कई लोगों ने इंप्रूवमेंट भी दिखाना शुरू कर दिया है। कीप रिवाइजिंग द थिंग्स एंड बहुत बेनिफिट होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो मिनी टेस्ट वाले वीडियोज वो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल्स के साथ। पहले जैसा कि हम हर दिन एडिटोरियल पहले डिस्कस करते हैं, पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो है इन टेली हेल्थ स्केलिंग अप द इंडियन एडवांटेज। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये हेल्थ से रिलेटेड लिखा गया है और कुछ जो नए इनोवेटिव स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं, है ना, सीइंग द पैंडेमिक, उनके बारे में मेंशन किया गया है। सबसे पहली बात ऑथर ने बताया सर्वे के बारे में जो WHO ने कंडक्ट किया था इन 105 कंट्रीज इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में WHO ने एक सर्वे कंडक्ट किया था 105 कंट्रीज में, जिसमें उन्होंने ये शोकेस किया था कि मेनी एसेंशियल सर्विसेज वर डिसरप्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। मतलब बहुत सारी कंट्रीज में जो एसेंशियल सर्विसेज थी वो डिसरप्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बहुत सारी सर्विसेज एसेंशियल जो थी वो डिसरप्ट हो गई थी। हेल्थ सर्विस उनमें से एक थी, इम्यूनाइजेशन की सर्विस उसमें से सेकंड थी, एंटीनेटल केयर, चाइल्ड केयर सर्विसेज, ये सारी केयर जो सर्विसेज हैं ये भी काफी इंपैक्ट हुई। ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन हो गया होगा ये सारी, लेकिन उसके कारण प्रेगनेंसी या जो भी कहना चाहिए कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड्स, ये सब तो नहीं रुका होगा ना, ये तो वैसे ही चल रहा होगा। अब जब ये सारी चीज चल रही हैं और आपका लॉकडाउन चल रहा है, यहां से वहां जा नहीं सकते, दवाइयों का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, या मदर्स जो है अपने घर से नहीं जा सकती हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकती हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए नहीं जा सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीजों से काफी इंपैक्ट पड़ा था और ये WHO ने यही चीज बताई थी। लगभग 45% ऑफ द लो इनकम कंट्रीज इनकर्ड एटलीस्ट पार्शियल डिसरप्शन ऑफ ओवर 75% ऑफ द सर्विसेज। मतलब कि कहना चाहिए लगभग 75% सर्विसेज ऐसी थी जो कि डिसरप्ट हुई थी, मतलब किसी न किसी फॉर्म में, आइदर फुल्ली और पार्शियली। एटलीस्ट 75% सर्विसेज थी जो कि डिसरप्ट हुई थी, है ना। और हाई इनकम कंट्रीज में लेकिन केवल 4% सर्विसेज थी जो हाई इनकम कंट्रीज में डिसरप्ट हुई थी। एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ सर्विसेज वर एटलीस्ट पार्शियली डिसरप्टेड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कम से कम 60% सर्विसेज थी जो कि डिसरप्ट हुई थी। यही चीज कोविड-19 के इंपैक्ट में दिखाया जा रहा है कि जो भी एंटीनेटल केयर विजिट्स थे वो घट गए थे, कि रूटीन फॉलोअप्स लोग नहीं कर पा रहे थे। ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए जो डायबिटीज वाले लोग थे वो जैसे बाहर जाना ही मना है, बाहर घूमना मना हो गया था, है ना, तो वो भी रिस्क में आ गए थे। देन वो अपनी दवाई नहीं ले जा सकते थे, मेडिकल केयर फैसिलिटीज को पूरा मतलब बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे इन द कोविड टाइम्स, पैंडेमिक के टाइम्स में, ठीक है ना।
Then further the pandemic has exacerbated the inequalities, मतलब कि people living in the rural and remote areas they were further disadvantaged. अब देखो एक तो हुआ ये कि जो सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, दूसरा चीज ये भी हुआ कि जो लोग मतलब आपके विलेज एरियाज में थे यानी कि जो लोग रूरल एरियाज में थे दे वर मच इंपैक्टेड बाय दिस, वो और ज्यादा इंपैक्ट हो गया उनको। कैसे इंपैक्ट हुआ? क्योंकि अब देखो उनको सिटीज तक ट्रेवल करना, पहले तो एक तो यहाँ गांवों में सुविधाएं ज्यादा रहती नहीं है, दूसरा उनको सिटी तक जाना है। अब सिटी में भी वो नहीं जा सकते हैं अगर, तो वो और ज्यादा डिसएडवांटेज के स्टेट में पहुंच गए थे, ठीक है ना। प्री एग्जिस्टिंग शॉर्टेज वहां पे रहती ही है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी वहां पे ऑलरेडी काम नहीं करती है, जो भी थोड़ा बहुत काम करती थी वो भी काम करना बंद कर चुकी थी, है ना। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल व्हिच शोकेस दैट देयर वाज मतलब ह्यूज डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। अब ऐसे में ऑथर क्या सजेस्ट करता है? ऐसे में ऑथर सजेस्ट करता है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हो तो आप काफी ज्यादा इन जो डिसरप्शंस इनको मिटिगेट कर सकते हो। किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हो? जैसे ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वर्चुअल कंसल्टेशन का। यू कैन डू वर्चुअल कंसल्टेशन। अब अगर आप वर्चुअल कंसल्टेशन करोगे तो मोबाइल में तो कोरोना का वायरस नहीं घुस जाएगा ना, तो वही वाली बात है कि मोबाइल से, लैपटॉप से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी चीजें अगर करते हो तो दिस कैन हेल्प इन ब्रिजिंग द सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड। दूसरी चीज देखो, आगे आप अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि गरीब आदमी कैसे करेगा, ये वो कैसे करेगा, तो देखो कई जगहों पे अब क्या है, मोबाइल फोन्स बहुत सस्ते होंगे। ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। आपको एक मतलब कहना चाहिए कि होल हार्टेडली आपको एक मुहिम तरह की लानी है कि आप एटलीस्ट एक स्मार्टफोन हर घर में किसी तरीके से कर दो और इंटरनेट कनेक्टिविटी का जिम्मा अपने सर पे ले लो। वैसे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ द जियो एंड ऑल काफी ज्यादा सस्ती हो चुकी है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि एक होल हार्टेड एफर्ट आपको लगानी है। कई केसेस में ऐसा होता है कि गरीब घरों के जो बच्चे उनको लैपटॉप और ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये ऑलरेडी चल रहा है, कुछ घरों में ऑलरेडी लैपटॉप से ये सब चीजें होंगी। एंड अब आपको एक होल हार्टेड अप्रोच ये करनी है कि आप हर घर में एक स्मार्टफोन प्रोवाइड करें और इंटरनेट कनेक्टिविटीज को प्रोवाइड करें ताकि आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो सके और इस तरीके के वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज जो हैं या वर्चुअल कंसल्टेशन हैं ये लोग ले सकें, है ना। तो दिस विल हेल्प इन ब्रिजिंग द सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड। जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड उसको ब्रिज करने में काफी मदद करेगा। Private providers and non-governmental organizations have also expanded virtual access to underserved population। वही वाली बात जो मैंने बोली कि प्राइवेट जो प्रोवाइडर्स हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ जैसे हैं, ये लोग काफी एक्सपैंड कर रहे हैं वर्चुअल एक्सेस टू अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन, काफी काम कर रहे हैं जो अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन है उसको भी ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी भी अर्जेंट नीड है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जाए फॉर द वर्चुअल केयर इंटरेक्शंस, ठीक है ना। वर्चुअल केयर इंटरेक्शंस में एफिकेसी को, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। नाउ ऑथर हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत अच्छी चीज जिसके बारे में ऑथर ने बोला वो है शेयर्ड अपॉइंटमेंट, शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट, SMA। ये सब लिख लेना, ये आंसर राइटिंग में जब आप करते हो ना तो वो सब मेंशन किया करो, तभी आपको नंबर मिलेंगे। शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 लोग हैं एक जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग हैं जिनको सबको ग्लूकोमा की बीमारी है, ग्लूकोमा मतलब कि वो आईज मतलब आपको दिखना बंद हो जाता है, जब आपकी ऑप्टिक नर्व्स वीक हो जाती हैं आपको धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। तो ग्लूकोमा सपोज 10 लोगों को है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यू कैन टेक अ सिंगल, मतलब 10 लोग ग्रुप में जाकर के मिल सकते हैं, चाहे तो 10 लोग ग्रुप में जाकर के मिल सकते हैं या वर्चुअली भी 10 लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसको बोलते हैं शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट, जब आप शेयर करते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट को। अब ऐसे में क्या होता है, ये प्रूवन फैक्ट है कि शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट में ज्यादा समय तक, मतलब आपको ज्यादा समय मिलता है। अगर आप इंडिविजुअली दिखाएंगे तो आपको उतना समय नहीं देगा डॉक्टर जितना आप शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट, क्योंकि डॉक्टर के पास भी एक बाउंडेशन रहता है, 10 लोग हैं और Q&A सेशन रहता है, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि मुझे भैया क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे ठीक होगा, ऑपरेशन करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ, या इसको स्लो करने के लिए कौन सी दवाई है, क्या है। अगर आप इंडिविजुअल जाते हो तो आप इतने सवाल नहीं पूछते हैं, बट अगर आप ग्रुप में हैं तो कोई ना कोई तो पूछ रहा होगा, आप नहीं भी पूछ रहे तो इसका ज्यादा बेनिफिट निकल करके आता है। तो वही वाली बात यहाँ पे ऑथर ने बोली है कि अगर शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स का यूज किया जाए तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। और जैसे आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम कितने लोगों को रहती है, तो आप ऐसे केसेस में जाकर के ले सकते हो, ठीक है ना। वही चीज ऑथर ने बोली है, स्विचिंग टू रेडिकली डिफरेंट केयर डिलीवरी मॉडल्स रिक्वायर रिगरस टेस्टिंग,
कंबाइंड विद मेंटरिंग, ट्रेनिंग एंड बिहेवियर चेंज। अब ऑथर ने लेकिन एक चीज बोला कि अगर आपको इन सब शेयर, अभी तक क्या है, लोग इंडिविजुअल ही दिखाते हैं, इंडिया में भी अभी तक कंसेप्ट इंडिविजुअल का ज्यादा है। आपने कभी नहीं दिखाया होगा 10 लोगों के साथ, है ना। अगर आप अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड याद रखो, हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर्ड में दिखाया है ना। जैसे ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कई बार क्या होता है कि उन शिविर या सत्र लगते हैं तो वो जाते रहते हैं। कई शिविर लगते हैं, आंखों के लिए लगते हैं, डायबिटीज के लिए लगते हैं। तो जैसे शिविर लगते हैं ना, कि सब एक जैसे एक साथ बैठे रहते हैं, बताते हैं कि भैया आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ऐसे शिविर और सत्र तो लगते हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो तो आपने नहीं किया होगा। तो वही वाली बात ऑथर ने बोली कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेंटरिंग की जरूरत है और एक बिहेवियर चेंज की जरूरत है। अगर आपको ये मॉडल अडॉप्ट करना है तो एक बिहेवियरल चेंज आपके अंदर आना चाहिए, तभी आप इसका हेल्प ले सकते हो। वही है कि द यूनिक टेली हेल्थ कैपेसिटी क्राइसिस विच कोविड-19 हैज क्रिएटेड इन ड्रॉइंग इंटरेस्ट टू वर्चुअल एसएमए। तो वही ऑथर ने बोला कि अब एक नया इंटरेस्ट वर्चुअल एसएमए यानी वर्चुअल शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में आ रहा है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने ये दिखाया कि भाई आपकी रोडें भी बंद हो सकती हैं, आपके ट्रेन भी बंद हो सकती हैं, सब कुछ बंद हो सकता है। तो वही वाली बात है कि अब जो है वो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स इन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है। कुछ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, जैसे कि ECHO एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है विच ट्रेन द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स इन मेनी स्टेट्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। एक दूसरा ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म। तो ये गवर्नमेंट के कुछ अप्रोच हैं जो आप वर्चुअल मेडिकल केयर को वर्चुअली पहुंचाने के लिए काफी उपयोगी हैं। ई-संजीवनी हो गया, इको प्लेटफॉर्म हमने देख लिया, ECHO ये भी प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स के लिए है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट इशू जो स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं। रिलेटेड टू अदर नेशंस, इंडिया इज वेल पॉइज्ड टू रैंप अप द टेली हेल्थ। हम बहुत ज्यादा अच्छे से रैंप अप कर सकते हैं टेली हेल्थ को। क्यों? क्योंकि डाटा प्लान्स ऑलरेडी चीपर है इंडिया में एंड इट इज पॉसिबल टू गेट 1.5 GB अ डे डेटा फॉर फ्यू हंड्रेड रुपीज, है ना। दूसरी चीज की अब जो मोबाइल फोन्स का वो भी है, वो भी इंडिया में काफी ज्यादा है और उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप एटलीस्ट हर घर में एक ऐसा डिवाइस रख लें जिसके थ्रू आप वर्चुअल कंसल्टेशन या ये सब कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड स्टेप एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल ऑन टेली हेल्थ। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, कॉम्बेटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर लिखा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन इंडिया में है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? ऑथर ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन होना काफी नहीं है, वैक्सीन लगाने वाले लोगों का होना भी जरूरी है ना। ऐसे लोगों का जरूरी है होना जो लोग अपनी शर्ट्स को ऊपर करके एटलीस्ट वो वैक्सीन ले सके, है ना। जैसे कि राइट हैंड में वैक्सीन लग रही है, आप एटलीस्ट स्लीव तो रोल करो। स्लीव रोल करने वाले लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक हेजिटेंसी है, उनके अंदर एक डर है, एक जो मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फोडेमिक या डिसइन्फॉर्मेशन जो फैली हुई है रिगार्डिंग द वैक्सीन, कि भैया इंडियन वैक्सीन काम ही नहीं कर रही हैं। लोगों को, अमिताभ बच्चन को फोन में बोलना पड़ रहा है कि नहीं इंडियन वैक्सीन अच्छी हैं, आप यूज करवाइए, उसको लगाइए, है ना। वही वाली बात है कि हम लोग क्या है कि अपने ही कंट्री के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैक्सीन का यूज करो, जितना ज्यादा वैक्सीन का यूज करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, उतना ज्यादा आप फिर इस पैंडेमिक से उतना जल्दी बाहर निकल पाओगे, है ना। बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जैसे आपको बता सकता हूं कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। मैं खुद जैसे अभी मैं आई हैव टेकन अ जैब ऑफ दैट, फर्स्ट डोज ऑफ दैट, बट ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको देखने को मिलेगा। सो दोज हु आर गेटिंग, दोज हु हैव अ चांस ऑफ गेटिंग फॉर नाउ, दे शुड गेट दिस वैक्सीनेशन डन, ठीक है ना। वही चीज ऑथर ने बोली है कि कई लोग क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन। जिनको लगी नहीं वो बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से क्या हो रहा है, मतलब जिनको लगी ही नहीं वही बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये दैट शुड नॉट हैपन। वैक्सीन हेजिटेंसी इज डिफाइंड एज रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीन डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन सर्विसेज। तो वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीनेशन डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन सर्विसेज, ठीक है ना। Like Western nations, vaccine hesitancy has been a cause of concern in the past for India as well. India के लिए भी एक cause of concern है। जैसे यूपी में देखो, यूपी में there has been a sudden dip in the uptake of oral polio vaccine. यूपी में OPV यानी कि oral polio vaccines का बहुत कम हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उसको ये मिसकंसेप्शन हो गया वहां पे कि these vaccines will lead to illness and infertility। तो वहां की जो यूपी में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको ये लगा कि ये वैक्सीन जो, ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन या इन्फोडेमिक का ही एग्जांपल है। मतलब कि उनको ये बता दिया होगा, किसी ने बता दिया होगा, फैला दिया होगा
कि ये जो है ये आपके फर्टिलिटी को खत्म कर देगी। तो वही वाली बात है कि लोगों ने फिर लेना बंद कर दिया। हेजिटेंसी हमने तमिलनाडु में भी देखी, कर्नाटका में भी देखी, ठीक है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टेट्स में हो चुकी है, किसी एक कम्युनिटी में नहीं, बहुत सारी कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से ये सारे डेंजर्स आते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसी कम्युनिटीज में जहां पे एजुकेशन का लेवल अभी कम है वहां पे ये डेंजर ज्यादा रहते हैं, है ना, क्योंकि जो थोड़ा कम एजुकेटेड है या थोड़ा अनएजुकेटेड है उनको ज्यादा इजीली होता है कि आप भ्रमित कर दें, या वो ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं क्योंकि आप कॉग्निटिव परसेप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ज्यादा होती हैं इन द केसेस वेयर देयर इज लो एजुकेशन। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप एजुकेशन के स्तर को बढ़ाइए तो वैक्सीन हेजिटेंसी थोड़ा कम होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज ऑथर ने बोली कि आप लोगों को बताइए, जिन लोगों को लग गई है वो लोगों को बताएं, अवेयरनेस कैंपेन्स करें, है ना, कि कुछ नहीं होता उसके बारे में बताएं। और जो गवर्नमेंट को भी एक सुझाव दिया गया है कि अगर कोई इस तरीके से आप ओपेकनेस में काम करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। अगर आपको चाहिए कि लोग वैक्सीन को लगवाएं तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि आप लोगों के बीच में जाकर के बताएं कि किस तरीके से वैक्सीन लग रही, कौन सी कंपनी लगा रही है, क्या बनाया है इसने और किस तरीके से बनाया है ना। सारी चीजें आप बताएंगे तो लोग ऑलरेडी उसको लेंगे, ठीक है ना केवल यहाँ पे बल्कि 55% ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर हेजिटेंट टू टेक द वैक्सीन। ऑथर ने कहा ऐसा ये भी नहीं है कि सब ऐसे ही लोग हैं, 55% तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही बोल रहे हैं कि नहीं पहले हम देखेंगे। तो वही वाली बात है कि इंडिया में लोग देखते ज्यादा हैं कि भैया पहले उसको लग जाए, हम देखते हैं कि उसको कुछ नहीं हो रहा तभी हम लगवाएंगे, है ना। तो ये वाली जो चीज है ना कि दूसरा लगवा ले फिर हम देख लेंगे, ये वाला इनिशिएटिव वाली भावना जो है इंडिया में थोड़ा मिसिंग है, वो चीज हमको लेनी है। अब ऑथर ने एक और कहा है कि दो तरीके के लोग हैं, एक है जो कि स्विंग पॉपुलेशन है जो कि ले भी सकती है नहीं भी ले सकती है, और एक होती है एंटी वैक्सर्स, मतलब कि जो एंटी वैक्सीनेशन पॉपुलेशन रहती है। तो हमको एंटी वैक्सर्स से ज्यादा उस स्विंग पॉपुलेशन को टारगेट करना है जो लगवा भी सकती है और नहीं भी लगवा सकती। तो अगर आप उनको टारगेट करोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ज्यादा लोग उसमें इंक्लूड होंगे। अगला है आर्टिकल द वायबिलिटी ऑफ टू प्रपोजल्स। अब ये आर्टिकल है, इसमें दो प्रपोजल दिए गए हैं। पहला प्रपोजल दिया गया है कि इंडिया में 4 कैपिटल्स होनी चाहिए। इंडिया की दिल्ली बस एक कैपिटल होनी चाहिए, 4 कैपिटल होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सबकी एक एक कैपिटल होनी चाहिए। दूसरा प्रपोजल दिया गया है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और 3 ब्रांचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए। तब इन दोनों प्रपोजल्स की वायबिलिटी को इस आर्टिकल में देखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल में तो ऑथर ने कह दिया, साफ मना कर दिया कि ये होना सही नहीं है, संभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 कैपिटल्स का मतलब है कि 4 पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाए, है ना। 4 पार्लियामेंट की बिल्डिंग की बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सारे एमपीज के अकोमोडेशन बनाए जाएंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाएगा। न केवल ये, उनका दिल्ली से लेकर के एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल में जो मूवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ द एमपीज, उनका मूवमेंट की कॉस्ट, उनकी सिक्योरिटी की कॉस्ट, बर्डन ऑन द स्टेट पुलिस, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। देन देयर विल बी अ रिस्क टू सेव 4 पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। अभी तक एक ही पार्लियामेंट सेव करना है हमको, अब 4 पार्लियामेंट बिल्डिंग्स को सेव करना रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, ऑथर ने बताया कि ये इस कारण से इसको बनाना सही नहीं रहेगा। कलकत्ता का ये जो आया है सजेशन की वेस्ट बंगाल से आया है, तो इसीलिए कोलकाता के बारे में ऑथर ने बताया कि इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ कंट्री अंटिल किंग जॉर्ज 5 अनाउंस दैट इन दिसंबर 1911, 1911 दिसंबर को किंग जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम ने ये चीज बोली थी कि दिल्ली वुड नाउ बी द कैपिटल। 1911 कोलकाता से हटा करके कैपिटल दिल्ली को बनाया गया था। और पार्लियामेंट हाउस जो स्टार्ट किया गया था वो 1927 में किया गया था, है ना। मैग्निफिसेंट वाइसरॉय रेसिडेंस जो था वो राष्ट्रपति भवन था। ये भी आपको बता देता हूँ, इस फैक्ट पूरा लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, है ना। एंड ये चीज आपको याद रखनी है। एक रीजन ये भी था दिल्ली को कैपिटल बनाने का कि इट्स प्रॉक्सिमिटी विद द समर कैपिटल शिमला के साथ उसकी जो प्रॉक्सिमिटी थी वो भी एक रीजन था कि दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। तो सारे रीजंस आप याद रखेगा। देन दूसरा रीजन है बार काउंसिल्स का भी है, दूसरा जो प्रपोजल है वो बार काउंसिल्स का भी है। एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी लोगों ने भी बताई, कई बार कही कि सुप्रीम कोर्ट के एटलीस्ट ब्रांचेस आप बढ़ा दो, और ये सही बात है। क्या होता है कि अभी क्या है, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए होता क्या है कि नीचे से लेकर के, ईस्ट से लेकर के, वेस्ट से लेकर के हर व्यक्ति को ट्रेवल करने के लिए कहाँ आना पड़ता है, न्यू दिल्ली आना पड़ता है अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात है तो ये आप कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा आप मतलब कि
कहना चाहिए कि उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हो और उसके अलग अलग रीजनल ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हो, ताकि जस्टिस थोड़ा करीब आ जाएगा, है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे जस्टिस मतलब डिस्टेंट इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। डिस्टेंट जस्टिस के लिए भी यही कहा गया कि जस्टिस डिस्टेंट इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड ओनली। तो डिस्टेंट ना रह जाए, इस कारण से ये आप कर सकते हो कि उसके ब्रांचेस जो हैं वो लोग रीजनल ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। तो दिस इज हैज बीन गिवन इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। न्यूज एनालिसिस में आते हैं। पहले मैं आंसर्स बता दूं आपको क्वेश्चंस के। पहला सवाल पूछा था कि लैफर कर्व किसका है। तो लैफर कर्व इज एक्चुअली अ कर्व बिटवीन एवरेज टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। एक्चुअली कुछ इस तरीके से दिखता है लैफर कर्व। इट्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ बना देता हूँ। देखो ये इस तरीके से दिखता है लैफर कर्व। एक्चुअली ये बोला गया कि एक टैक्स रेट ये होता है, ये जो टैक्स रेट है ये ऑप्टिमम टैक्स रेट है। इधर टैक्स रेट रहता है, इधर टैक्स रेवेन्यू रहता है। ये टैक्स रेट ऑप्टिमम है, यहाँ पे रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा। अगर ऑप्टिमम से ज्यादा टैक्स करेंगे तो भी रेवेन्यू घटेगा, अगर ऑप्टिमम से कम टैक्स रखेंगे तो भी रेवेन्यू घटेगा। तो ये लैफर कर्व के बारे में बताया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो पूछा था डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो इसका आंसर होगा EIU, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है। फिर तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि प्रिविलेज मोशन के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट 1 देखो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि रूल्स गवर्निंग द प्रिविलेज मोशन आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है। लोकसभा की रूल बुक अलग होती है, राज्यसभा की रूल बुक अलग है, उन दोनों में मेंशन्ड है अलग से प्रिविलेज मोशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रूल्स गवर्निंग द प्रिविलेज मोशन आर नॉट मेंशन्ड। ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। अब मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली ले द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल जो है उसकी स्थापना की जाएगी। एंड डेवलपमेंट वर्क एट चित्तौरा लेक। चित्तौरा लेक कहां पर है? बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चित्तौरा लेक जो है वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है और ये चीज ओपन की जाएगा। ये दोनों चीजें जो है सुहेलदेव का मेमोरियल, यहाँ पे लिखा है देखो सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ चित्तौरा लेक इन बहराइच यूपी, ये स्टार्ट किया जाएगा बाय ये इट वॉज डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये जो महाराजा सुहेलदेव है, एक्चुअली महाराजा सुहेलदेव इज पॉपुलर एज अ कास्ट आइकॉन अमंग द राजभार से, यानी कि OBC कम्युनिटी जो है वहाँ की, और पासीज कम्युनिटी है, जो पासी कम्युनिटी है उन दोनों में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थे महाराजा सुहेलदेव, और इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है। नाउ व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग इज दैट इन्होंने बेसिकली जो ये मिडिवल भार चीफ्टेन सुहेलदेव है, इनको प्रोजेक्ट किया है एज अ हिंदुत्व आइकॉन, ठीक है ना। RSS बीजेपी ने इनको हिंदुत्व आइकॉन के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। ही वॉज अ मिडिवल भार चीफ्टेन एंड ही इज पॉपुलर अमंग राजभार्स। इन्हीं को राजभार, इन्हीं से भार आते हैं, है ना। राजभार OBC एंड पासीज, यानी कि विच इज द सेकंड दलित कास्ट इन सेकंड लार्जेस्ट दलित कास्ट इन द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली उनकी लेगेसी को किया जा रहा है, मतलब एक तरह से भुनाने की भी कोशिश की जा रही है फॉर द इलेक्शन पर्पस, ऑब्वियस सी बात है। अगला सुहेलदेव के बारे में बताऊं तो ही वॉज द भार किंग फ्रॉम श्रावस्ती एंड ही इज पॉपुलर बिकॉज ही डिफीटेड एंड किल्ड गजनविद जनरल गाजी सैयद सलार मसूद। गाजी सैयद सलार मसूद को मार दिया था इन्होंने। एंड ही डिफीटेड द गजनविद जनरल एट बहराइच इन 1034 CE। 1034 AD में इन्होंने इसको हराया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है एस थियोडोर भास्करन, जो कि एक हिस्टोरियन है, राइटर है, नेचुरलिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। इनको सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसको मिला है? एस थियोडोर भास्करन को मिला है। एंड ये अवार्ड जो है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, ये दिया जाता है बाय सेंचुरी नेचर फाउंडेशन। तो सेंचुरी नेचर फाउंडेशन ने ये अवार्ड उनको दिया है उनके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के स्टेप्स के लिए। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल क्या है? द रेसिडेंट ऑफ कंटोनमेंट एरिया, जो छावनी कहलाते हैं ना कंटोनमेंट, तो रेसिडेंट जो है कंटोनमेंट एरिया के, वो रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू सिविक इशूज। सिविक इशूज को लेकर के अपनी कंप्लेंट्स अगर आपको रजिस्टर करनी है तो आप ई छावनी पोर्टल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो याद रखिएगा, कंटोनमेंट एरिया में जो लोग रह रहे हैं, अगर सिविक इशूज को लेकर के आपको अपनी कंप्लेंट्स करनी है दर्ज, तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ई छावनी पोर्टल। This portal would also help in resolving the complaints regarding the civic issues from home, and this portal will work with objective of refining the system and improving the ease of living for life। तो भाई ये ease of living for life, लोगों के लिए ease of living को इम्प्रूव करने के लिए, घर बैठे अगर आपको सिविक इश्यूज हैं तो आप उनको सॉल्व करवा सकते हो, उसके लिए बनाया गया है। यहाँ पे हमने बता दिया सुहेलदेव जी के बारे में आपको।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सिडिशन लॉ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं टू क्वेल द डिस्क्वाइट, मतलब आप डिस्क्वाइट को दबाने के लिए सिडिशन का उपयोग नहीं कर सकते। सिडिशन का याद रखना सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी याद रखिएगा। आईपीसी का सेक्शन 124A जो है वो सिडिशन को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं कि सिडिशन तभी माना जाता है जब तक वायलेंस इंसाइट न किया जाए, कोशिश की जाए या वायलेंस इंसाइट हो जाए बिकॉज ऑफ दैट, तो तब तक उसको सिडिशन नहीं मानते हैं। बट क्या है, पुलिस इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहती, इस कारण से कई बार बहुत सारे केसेस सिडिशन के चले जाते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे स्विच दिल्ली कैंपेन आपको याद होगा, स्विच दिल्ली कैंपेन के बारे में मैंने आपको बताया था। दिल्ली गवर्नमेंट इज अमंग्स द फर्स्ट स्टेट इन गवर्नमेंट टू इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नोटिफाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाने वाले कुछ स्टेट्स में सबसे पहला है दिल्ली गवर्नमेंट। दूसरा है उन्होंने स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च किया है। स्विच दिल्ली कैंपेन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए स्विच दिल्ली कैंपेन इज टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। दूसरी चीज याद रखेगा, दिल्ली becomes the only Indian city to get featured in the list of the world's best cities for 2021। दिल्ली जो है it became the only Indian city to get featured in the list of the world's best cities for 2021। तो इनमें क्या ये लिस्ट कौन निकालता है, 62nd पोजीशन पे थे हम, 62वीं पोजीशन पे थे, याद रखेगा। दिल्ली वॉज इन 62nd पोजीशन। ये निकालता है रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड विच इज इन बेस्ड ऑन वैंकूवर कनाडा, ठीक है ना। तो वैंकूवर बेस्ड है आपका रेजोनेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड, और उसने जो लिस्ट निकाली उसमें दिल्ली जो थी इट वाज द ओनली सिटी टू लिस्ट इन द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर 2021, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे मूव करते हैं, लेपर्ड पॉपुलेशन ट्रैकिंग गेट्स न्यू अप्रोच। अब लेपर्ड पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए एक नई अप्रोच बनाई गई, एक नया मॉडल बनाया गया है। बेसिकली मॉडल का नाम क्या है, एसएमआर अप्रोच बोलते हैं इसको, एसएमआर अप्रोच, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, एसएमआर अप्रोच का नाम। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं इसमें दिक्कत क्या आती थी। दिक्कत आती थी लेपर्ड पॉपुलेशन दो तरीके से मिक्स होती है, एक होता है रोसेट पॉपुलेशन और दूसरा मेलेनिस्टिक इंडिविजुअल। रोसेट्स मतलब क्या होता है, जैक्ड ब्लैक सर्कुलर मार्क्स, जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा, ये मार्क्स दिख रहे हैं, काले रंग के सर्कुलर मार्क्स दिख रहे हैं ना, तो ये रोसेट कहलाता है। अब दिक्कत ये हो रही कि ये ब्लैक मार्क्स है, इसमें तो दिख गया चलो, लेकिन जो ब्लैक लेपर्ड्स हैं यानी कि मेलानिस्टिक इंडिविजुअल लेपर्ड्स हैं, जिनको ब्लैक लेपर्ड कहा जाता है, ब्लैक लेपर्ड भी कहा जाता है, उनमें ये आपको जैक्ड मार्क्स नहीं दिखेंगे, मतलब ये आपको रोसेट्स उसमें देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको ब्लैक लेपर्ड्स या ब्लैक पैंथर या घोंग्स भी कहते हैं, असामीज इसको घोंग्स बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में, ठीक है ना। तो ब्लैक पैंथर, ब्लैक लेपर्ड या घोंग्स इन असामीज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये काफी डिफिकल्ट होते हैं। अब यहाँ पे एसएमआर अप्रोच यानी कि स्पेशल मार्क रिसाइट अप्रोच मॉडल अप्लाई किया जा रहा है। कौन सा मॉडल अप्लाई किया जा रहा है, स्पेशल मार्क रिसाइट, स्पेशल मार्क रिसाइट, देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल मार्क रिसाइट मॉडल हैज बीन अप्लाइड बाय द साइंटिस्ट ऑफ अरण्यक, है ना, अरण्यक पैंथेरा एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो अरण्यक, पैंथेरा एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, इन लोगों ने यूज किया एसएमआर यानी कि स्पेशल मार्क रिसाइट अप्रोच का यूज किया है। और ये पैंथेरा जो है यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच डिवोट्स इटसेल्फ टू कंजर्व द 40 वाइल्ड कैट स्पीशीज। वाइल्ड कैट की 40 स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पैंथेरा जो कि यूएस बेस्ड है वो काम करता है, ठीक है ना। तो एसएमआर अप्रोच का नाम याद रखने का, और रोसेट और ब्लैक पैंथर ये याद रखिएगा, ब्लैक पैंथर को ब्लैक लेपर्ड या आप घोंग्स बोलते हैं आसामीज में, ठीक है ना। मानस नेशनल पार्क बेसिकली इसने स्टैब्लिश किया एसएमआर अप्रोच को, इसने भी यूज किया है। मानस नेशनल पार्क आपको पता है असम में है, ठीक है ना, इसको भी याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। एडिटोरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो ये अब दोबारा तो डिस्कस नहीं करेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। यूजीसी बैट्स फॉर काउ साइंस एग्जामिनेशन। नाउ अभी एक अगले महीने एक एग्जाम होने वाला है, काउ साइंस एग्जाम होने वाला है, और यूजीसी बेसिकली उसकी काफी वो भी प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि हाँ काउ साइंस का एग्जाम दो, इंडिजिनस काउ साइंस का एग्जाम दो। अब देखो जो स्टडी मटेरियल आया है उसमें क्या क्या चीजें लिखी है थोड़ा मैं बता दूं आपको। इंडिया का साइंटिफिक टेम्पर दिखाता हूं आपको। इंडिया का साइंटिफिक टेम्पर ये कि यहाँ बोला कि काउ डंग यानी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन इन न्यूक्लियर सेंटर्स। न्यूक्लियर सेंटर्स में गोबर से कंडों का घर बनाया जाता है ना। इनका यह कहना है कि न्यूक्लियर सेंटर्स में रेडिएशन से बचने के लिए कंडों का इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरा इन्होंने बोला कि इंडिया एंड रशिया बेसिकली भोपाल में गैस लीक से बचने के लिए लोगों ने गोबर का इस्तेमाल किया। तीसरा इन्होंने बोला कि काऊ स्लॉटर और अर्थक्वेक में लिंक है, मतलब अगर आप काऊ स्लॉटर करोगे तो अर्थक्वेक भूकंप आते हैं। देन इन्होंने कहा कि जर्सी जो काऊ है इट इज लेजी एंड इट गिव्स पुअर क्वालिटी मिल्क। जर्सी को उन्होंने बोला कि लेजी है और घटिया क्वालिटी का दूध मिलता है जर्सी से। और निजनस जो काऊ है वो उसका बढ़िया पीला दूध रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें गोल्ड ट्रेसेस पाए जाते हैं। जो गाय है उसका दूध पीला क्यों होता है देसी गाय का? क्योंकि उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। तो ऐसा मटेरियल में लिखा हुआ है। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? काऊ साइंस का राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बनाया गया है और ये बेसिकली काऊ के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनको प्रोपोगेट करने का काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात, आप प्रोपोगेट करो लेकिन सही चीज प्रोपोगेट करो। कोई ऐसी चीज ना बोलो जिसको प्रूव ना कर सको या आप जिसके फॉल्स क्लेम्स ना बना सको, ठीक है ना। श्रीलंका कंसीडरिंग इंडियन ग्रांट इंस्टेड ऑफ चाइना प्रोजेक्ट। तो आप देखो श्रीलंका में क्या हो रहा था। एक्चुअली श्रीलंका के 3 आइलैंड हैं बहुत छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं नैना तीवू, नेदुन थीवू एंड अनालाई तीवू। ये तीनों नाम याद रखना, पूछ सकता है। नैना तीवू, नेदुन थीवू एंड अनालाई थीवू। ये पाक बे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तमिलनाडु से ही 50 किलोमीटर दूर है लगभग। और यहाँ पे काम चल रहा है, बेसिकली श्रीलंका का काम चल रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए जो ग्रांट है वो एडीबी से मिल रही थी, जो पैसा है वो एडीबी से ले रहे थे वो। बट नाउ वो इंडिया जो है वो खुद बोल रहा है कि इट विल प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ $12 मिलियन टू एग्जीक्यूट इट। तो कोलंबो ने ये बोला है कि ठीक है, दे विल कंसीडर इट। वो क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि कई लोगों ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए मना भी किया है। क्यों मना किया है? इसलिए मना किया है उन्होंने क्योंकि उनको ये लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना क्लोज है कोई प्रोजेक्ट तो वहां पे चाइनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए इंडिया ने भी प्रमोट किया है कि हमको भैया बना लेने दो, इस तरीके से चाइना से मत करवाओ काम, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन देयर। NBFC's stressed asset में rise to 1.5 to 1.8 लाख करोड़ बाय मार्च एंड। तो NBFC का जो स्ट्रेस्ड एसेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। NBFCs आप सबको पता होगा कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत आते हैं। और ये मतलब बैंकिंग सर्विसेज, मतलब कुछ सर्विसेज तो लेते हैं लेकिन बैंक्स की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं। जैसे कुछ डिफरेंसेस बता दो कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, दे कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, मतलब खुद के वो चेक इशू नहीं कर सकते हैं। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है जो बैंक्स में अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये कुछ NBFCs के बारे में मैंने आपको बता दिया। अदानी फर्म कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ दिघी पोर्ट। तो यहाँ पे दिघी पोर्ट की लोकेशन बता दूं आपको। दिघी पोर्ट बेसिकली आपका लोकेटेड इन द महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है दिघी पोर्ट। दिघी पोर्ट एक्चुअली में जिसका था वो बैंकरप्ट हो गया और उसके बाद फिर इसका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के अंतर्गत जो रेजोल्यूशन था उसके अंतर्गत अदानी को ये मिला। याद रखिएगा, ये आपका राजपुरी क्रीक ऑन द वेस्ट कोस्ट के बैंक पे है, ठीक है। राजपुरी क्रीक ऑन द इंडियाज वेस्ट कोस्ट, और ये आपका महाराष्ट्र राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। So that is it for the day, friends. I hope you got clarity regarding the news analysis part. India has won the test match. That is another great thing. बहुत प्यारा मैच था, आप लोगों ने देखा होगा I hope. So that is it for the day. Thank you and have a nice day.